होली के बाद हम लोग पहली बार मिले। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, बहुत ही गंभीर मुद्दे पर आज हमारे अध्यक्ष जी और विधानमंडल दल की हमारी नेता आराधना मिश्रा मोना जी आपको संबोधित करेंगे। मेरी पार्टी के साथियों से एक रिक्वेस्ट है, जो पीछे बैठे होते हैं, कृपया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही हो तो पीछे बातचीत करने की कोशिश न करें, क्योंकि यहाँ बहुत गंभीर मुद्दे पर बात होने वाली है। और मैं श्रीमती आराधना मिश्रा मोना, जो हमारी विधानमंडल दल की नेता हैं, उनको आप सदन में सुनते रहे हैं तमाम मुद्दों पर। हम उनसे आग्रह करते हैं कि वो संबोधित करें। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष अजय राय जी, हमारे मीडिया के चेयरपर्सन, उनके सहयोगी और सभी हमारे साथी जो आज हमारे साथ इस बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आहूत की गई है। 8 साल का बेमिसाल होने का दावा सरकार ने किया, पर मैं इतना जरूर कहूँगी कि 8 साल में उत्तर प्रदेश को योगी सरकार ने केवल असुरक्षा दी है, अविश्वास दिया है और असंवेदनशीलता की। इस जो सबसे महत्वपूर्ण विषय, और मैं मानती हूँ कि इसी के नाम पर ये सरकार 2014 के बाद 2017 में पहली बार ये सरकार जब बनी थी तो ये वायदा किया था सरकार ने सुशासन का। पर आज की तारीख में अगर सबसे ज़्यादा असुरक्षित प्रदेश पूरे देश में कोई है तो उत्तर प्रदेश है। जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, मुझे तो अचंभा होता है जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि या तो अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले गए, या जेल में हैं, या ऊपर चले गए। और जब मैं अखबार पढ़ती हूँ और टीवी चैनल देखती हूँ तो दुखद है साथियों, इसी उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के अपराधी रोज नया अपराध करके, जघन्य अपराध करके मुख्यमंत्री जी को सलामी देते हैं। मुख्यमंत्री जी मौन दूर नहीं जाते हैं। आज लखनऊ जो राजधानी है, जहां मुख्यमंत्री जी रहते हैं और उनके दर्जनों कैबिनेट और राज्य मंत्री रहते हैं, वहां की क्या हालत देखी सबने, आप लोगों ने कवर भी की। किस तरह से एक बेटी का बलात्कार किया गया और किस तरह से उसको गला दबा करके उसको मार दिया। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अगर कोई जिम्मेदार है तो उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है, यहाँ की पुलिस जिम्मेदार है। अभी कुछ दिन पहले एक दलित बेटी का, जिसका बलात्कार करने के बाद उसके साथ जिस तरह से जघन्य अपराध किया गया, विभत्स तरीके से उसके शरीर को काटा गया, यहाँ तक कि उसकी आंखें तक निकाली गई। एक दलित बेटी थी, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? और अगर मैं ये अपराध सरकार के गिनाने लगूं, और बहुत ज़्यादा दिन नहीं, मैं पिछले 1 महीने के इसी माह के अपराध गिनाने लगूं तो लंबा समय लग जाएगा। इतना जरूर कहूँगी कि जिस एनसीआरबी का डेटा आज मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सबसे बड़ा झूठ तो वही। एनसीआरबी का डेटा स्पष्ट कहता है कि महिलाओं के प्रति अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे, दलितों के प्रति अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे। इसके साथ साथ अपराध की जितनी भी घटनाएं हो रही है, चाहे वो महिलाओं के खिलाफ हो, दलितों के खिलाफ हो, उस पर सरकार कोई भी एक्शन लेने के या उसको रोकने के लिए
और खासकर जो नया तरह का अपराध, जो डिजिटल अपराध शुरू हुआ, डिजिटल अरेस्ट जिसको कहते हैं, ये अपराध दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, पर सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है, ना ही कोई इनकी तैयारी है। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है, लगातार सरकार से हमने मांग करी है, दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक, कि संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान है उसको सुरक्षित रखा जाए। पर लगातार ये सरकार इस देश के और इस प्रदेश के लाखों लोगों के, करोड़ों लोगों के अधिकार का हनन कर, क्या इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता? क्या ये सच नहीं है कि जिस तरह से आज आरक्षण, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती की बात हो या जितने भी सरकार नियुक्तियां कर रही है, इसमें कहीं भी आरक्षण का पालन नहीं किया जा रहा। और खासकर जो एक सबसे बड़ी विभीषिका बनकर के आज तैयार हुई है, वो है ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की। इसमें जो लोग हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं ये अपने हिसाब से लोगों को रख रहे, इसमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं। और लगातार सदन में इस बात को उठाने पर भी सरकार का ये कहना है कि वहाँ पर आरक्षण का पालन किया जाता है। इसका स्पष्ट सीधा सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं सरकार की और जो ये एजेंसीज हैं, इनका कुछ ना कुछ आपस में संबंध है, इसलिए आरक्षण को दरकिनार किया जा रहा है। मैं ये कहूँगी कि ये सरकार आरक्षण विरोधी है और इसीलिए ये जो नौजवान युवा जो आज दर दर भटक रहे हैं नौकरी के लिए, पहले तो उनको आप नौकरी नहीं दे पा रहे। पिछले 8 वर्षों में जितनी भी आपने नियुक्तियां निकाली, हर नियुक्ति को आपको रोकना पड़ा क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी थी या पेपर लीक हो गया, कहीं न्यायालय को उसमें इंटरवीन करना पड़ा। तो आज जिस प्रदेश में नौकरी देने का वायदा आपने नौजवानों को किया था, आज नौजवान बेरोजगारी को लेकर के सड़कों पर मजबूर है आंदोलन करने के लिए। उसको आप नौकरी तो नहीं दे पाते, पर पुलिस की लाठियां उसको जरूर मिलती हैं जब वो अपनी बात को कहने का प्रयास करता है। जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था का मैं जरूर आप सबके सामने उस पर जरूर कहूँगी कि उस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि आज 25 करोड़ की आबादी वाले इस प्रदेश में जहाँ 70% लोग गांव में रहते हैं, 50% लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के बाद इतना कुछ नहीं बचा पाते कि वो कुछ बचाएं ताकि वो किसी अपने परिवार की बीमारी पे खर्च कर पाए। ऐसे में सरकार एक आयुष्मान योजना लेके आई। आज मैं देख रही थी, मुख्यमंत्री जी ने बताया कि आयुष्मान योजना में सरकार उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। पर मैं एक बात मुख्यमंत्री जी बताना भूल गए कि उन्होंने ये तो बता दिया कि आयुष्मान धारकों के और उनकी इस योजना में नंबर 1 पे, पर ये बताना भूल गए। और ये मैं आपको डेटा के साथ, इसको आप चाहिएगा तो वेरीफाई कर लीजिएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA, इसमें इसकी एक इकाई है राष्ट्रीय धोखाधड़ी विरोधी इकाई NAFU। उसकी जांच में 139 करोड़ के अधिक का फर्जी क्लेम आयुष्मान कार्ड धारकों द्वारा कराया गया है। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है और इसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। ये मुख्यमंत्री जी बताना भूल गए। कितनी दुखद बात है कि आज सबसे महत्वपूर्ण विभाग है उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य, और मात्र इस विभाग को बजट का 6% पैसा मिला। अब मुझे नहीं मालूम
कि स्वास्थ्य विभाग में बजट देने में क्यों कोताही करते हैं मुख्यमंत्री जी। आपस में क्या सामंजस्य या असमंजस्य मैं नहीं कह सकती, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगी, पर इतना जरूर कहूँगी कि इस व्यवस्था का असर अगर किसी पे पड़ रहा है, उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पे पड़ रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता पे पड़ रहा है। और चौथा बिंदु जो है वो हमारे युवाओं से जुड़ा हुआ बिंदु, इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ बिंदु। बड़ा हास्यास्पद है कि हर बार जब सदन शुरू होता है, बजट शुरू होता है, नया साल आता है और जब सरकार अपना बखान करती तो सबसे ज्यादा वो इन्वेस्टर समिट की बात करती। सच्चाई ये है कि आज उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट हुए, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज हुई, जिसमें करोड़ों रुपए सरकार ने रेड कारपेट में खर्च किया, पर धरातल पर मुझे तो कोई नहीं दिखाई दिया कि कहीं कोई फैक्ट्री बनी हो, मिल बनी। मुझे नहीं दिखाई दिया, अगर आप लोग की जानकारी में हो तो मैं नहीं कह सकती, पर उत्तर प्रदेश का दौरा हम और अध्यक्ष जी भी करते हैं। मुझे तो कहीं कोई ऐसी फैक्ट्री, मिल या कोई ऐसा दिखाई नहीं दिया जो इन्वेस्टर समिट के माध्यम से उत्तर प्रदेश में आया। तो ये इन्वेस्टमेंट जो है केवल MOU साइन करने के लिए है या धरातल पर उन योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए जिससे हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। मैंने स्पष्ट कहा और मैं फिर आज आपके माध्यम से ये मांग करती हूँ कि जो मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में, आज वो भाषण ही था क्योंकि वो वन वे कम्युनिकेशन था, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी जिसमें उन्होंने अपनी बात कह दी, पर आप उनसे कुछ ना पूछ पाए। तो उस भाषण में उन्होंने जो भी इन्वेस्टर समिट और अर्थव्यवस्था को लेके कहा, मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या सरकार उस पर वाइट पेपर लाएगी और ये जनता को बताएगी कि जो लाखों करोड़ के इन्वेस्टमेंट की आप इन्वेस्टर समिट के माध्यम से बात करते हैं वो इन्वेस्टमेंट है कहाँ, धरातल पे कब उतरेगा। मैं आपको एक बात का मैं बताना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि इस पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये सरकार 9 लाख करोड़ का बजट लाई और हर बार बजट बढ़ जाता है और जिसका बखान सरकार करती है कि ऐतिहासिक बजट लेकर आपसे अपने वक्तव्य में ये बताना भूल गए कि इसी प्रदेश उत्तर प्रदेश की सरकार पर 9 लाख करोड़ का कर्जा भी, जितने का बजट है उतना कर्जा, उससे ज्यादा कर्जा है। और दूसरी बात, आप ये जो बजट का आकार बड़ा कर देते हैं, इसका पैसा कहाँ से आए? इसका पैसा अतिरिक्त बोझ डालकर आप टैक्स के माध्यम से जनता से ही तो लेंगे। तो पैसा तो आप ले रहे हैं, पर जब खर्च करने की बात आती है तो मात्र पिछले बजट में 55% ही सरकार अपने बजट में खर्च कर पाई, अपने विभागों में खर्च कर पाई 55%, जिसमें कुछ विभाग ऐसे भी हैं जो 50% और वो महत्वपूर्ण विभाग हैं, PWD जैसे विभाग में, कृषि जैसे विभाग में, ये किसान प्रधान प्रदेश है, 50% ही सरकार कृषि विभाग में खर्च कर पाई। तो पूरी तरह से सरकार की न नीयत है, न नीति है और न ही कोई दृष्टिकोण है। और 8 साल का जो ढिंढोरा सरकार पीट रही है अपनी उपलब्धियों का, ये कुछ नहीं है, ये वैसे ही झूठ का पुलिंदा है, ये वैसे ही इबारत है जो सफेद कागज पर झूठ की क्याली शाही से लिखी गई, जिसका ढिंढोरा आज मुख्यमंत्री जी ने 8 साल के अपने उपलब्धियों में गिनाया है। ये सरकार पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को संभालने में, कानून व्यवस्था को संभालने में, नौजवानों को रोजगार देने में ध्वस्त हो चुकी है और कुछ भी नहीं। सम्मानित हमारे विधानमंडल के नेता राधा मिश्रा मोना जी, हमारे चेयरमैन CP राय साहब, वाइस चेयरमैन मनीष सिंघवी जी, हमारे प्रवक्ता आदरणीय पांडे जी, प्रमोद जी और यहाँ उपस्थित हमारे सचिव जी, सुधा जी,
और यहाँ उपस्थित हमारे सभी पत्रकार भाइयों बहनों, चायकार साथी, सभी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, आप सबको होली की शुभकामनाएं। आप सबको रमजान के पवित्र महीने की मुबारकबाद। अभी हमारे विधानमंडल दल के नेता आदरणीय आराधना मिश्रा मोना जी ने विस्तृत से जो विधानसभा के अंदर जो सरकार योगी जी के द्वारा जो बातें सामने आई हैं उसका पूरा विस्तृत से इन्होंने अपनी बात रखी उसमें। और जो योगी सरकार के शासन के 8 साल प्रदेश बदहाल, जनता बेहाल, हम पूछते हैं 8 सवाल। मेरा पहला सवाल, योगी जी क्यों है प्रदेश के युवाओं का भविष्य अंधकार में? दूसरा सवाल, मुख्यमंत्री जी बताएं कि इनके शासनकाल में किसान और मजदूर क्यों है बदहाल? तीसरा सवाल, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश का दावा करने वाली योगी जी ये बताएं कि उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार युक्त कैसे हो गया है? चौथा सवाल, मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी पूरे प्रदेश की तरफ से यह सवाल है कि क्यों इस प्रदेश में सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का एक राज्य प्रायोजित अभियान चलाया जा रहा है? पहला है हमारा सवाल, उसमें विस्तार से पर्चा लीक सरकार, लोक सेवा आयोग की निरंकुशता, सालों से नई शिक्षक भर्ती नहीं, निजी क्षेत्र में भी नए निवेश न होने के कारण युवाओं के लिए नौकरियां नहीं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार उत्तर प्रदेश सबसे अधिक बेरोजगार युवा हैं यहाँ पर। दूसरा कि ये मुख्यमंत्री ये बताएं कि इनके शासन में किसान मजदूर बदहाल क्यों है? 7 दिसंबर 2024 से नरेगा मजदूरों की 100 करोड़ से अधिक की मजदूरी बकाया है। अभी ये होली निकल गई, रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, ईद आने वाला है, और ये मजदूर कैसे अपनी होली मनाएंगे, कैसे अपनी होली मनाएं और कैसे आगे ईद मनाएंगे? योगी जी ये जरूर बताइए इस प्रदेश के गरीब मजदूरों को, आम लोगों को जो परेशान हैं। यह बात आम है कि प्रदेश से मजदूरी समय से नहीं मिलती और अक्सर मजदूर भुखमरी के कगार पर पहुंच जाते हैं। किसानों की आय दुगनी की नहीं हुई, मगर उनकी लागत जरूर बढ़ गई, जिसकी वजह से किसान कमा रहे थे, अब जनता भी नहीं कमा पा रही। अक्टूबर 2024 में डीएपी की कालाबाजारी हुई और बाजार से अधिक पैसे देने पर डीएपी नहीं मिल रहा है। फ्री बिजली माफ की योजना इतने अगर लगे हुए थे तो अभी किसान की बिजली कहीं भी माफ नहीं हुई। गन्ना समर्थन मूल्य पिछले 8 सालों में मात्र 3 बार बढ़ावा हुआ, कुल 55 रुपये, जबकि महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। तीसरा सवाल, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश का दावा करने वाली योगी जी ये बताएं कि उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार युक्त कैसे हो गया? सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी अभिषेक प्रकाश कमीशन खोरी में उनके ऊपर अब आप जांच बैठा रहे हैं, उनकी जांच करवा रहे हैं। इतने साल तक आपने उनको आशीर्वाद दिया, इतने साल तक ये ड्रीम प्रोजेक्ट इन्वेस्ट यूपी के कर्णधार हैं ये, अब इनकी जांच हो रही है। क्यों? क्योंकि कायदे से पैसे का बंटवारा नहीं हुआ, बंदर बाट नहीं हुआ, कायदे से सबके बराबरी की हिस्सेदारी नहीं मिली। इस नाते उनकी जांच होगी और जब कायदे से माल मिल जाएगा तो फिर वो जांच ठंडे बस्ते में डाल दी जाएगी। सच है कि पूरे प्रदेश का कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां बिना घुसखोरी, कमीशन खोरी के काम नहीं रहा हो, चाहे वो थाना हो, तहसील हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे वो कोई स्थान, बिजली विभाग हो, हर जगह आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से भ्रष्टाचार हावी है। सबसे महत्वपूर्ण, कुंभ से कोरोना तक, रामपथ से इन्वेस्टर यूपी तक, चारों ओर भ्रष्टाचार की ही बाजार है और सब काम गुजरात के ठेकेदार कर रहे हैं। आए दिन सोशल मीडिया पर धंसती हुई सड़कों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इंसान तो इंसान इनकी सरकार में प्रभु श्री राम से भी बेईमानी करने से नहीं चुके। रामपथ इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। हाल में प्रायोजित हुए
बदहाली ने बहुत ही व्यापक स्तर पर घोटालों का संकेत दिया। कोरोना में भयावह महामारी तक लाशों को ढेर था, जब भी इस सरकार ने थर्मामीटर से लेकर ऑक्सीमीटर तक, दवाओं से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर, जबरदस्त भ्रष्टाचार किया गया है। एक्सप्रेसवे और चौड़े जो जाल बिछाने का रोडों का काम किया, वो पहले ही बरसात में धंस गई। चौथा, मुख्यमंत्री जी योगी जी प्रदेश की तरफ से ये सवाल है कि क्यों इस प्रदेश में सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का एक राज्य प्रायोजित अभियान है। पहला, बहराइच में दंगा, संभल में दंगा, कुशीनगर में जबरदस्ती मस्जिद को गिराना और मथुरा के अंदर विवाद, ये सब ये संकेत दे रहे हैं कि पूरे ये उत्तर प्रदेश की सरकार पूरे तरीके से विफल है। सरकार अपने ही अधिकारी, जो अधिकारियों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी देती है, उनकी ही जांच करा रही है और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से निरंकुश हो गया है। अभी आपने मोना जी को सुना, आप ये अभी कुछ दिन पहले वकीलों के ऊपर किस तरीके का पुलिस ने अत्याचार अन्याय किया था, अमानवीकृत किया था, अमानवीकृत, जिसकी हम अपने मुख से चर्चा नहीं कर पाएंगे। आप सब जानते हैं कि क्या हाल हो रखा है पूरे प्रदेश के अंदर। लगातार अत्याचार अन्याय और इनके लोग कर रहे हैं, इनके मंत्री कर रहे हैं, इनके चुने हुए जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। एक विधायक अपना कपड़ा फाड़कर या फाड़ा गया या फाड़कर, कोई नंद गुजर हैं पश्चिम में, वो लगातार इस सरकार पर खुद हमला कर रहे हैं और अभी फटे कपड़े ही सुन रहे हैं, पहन कर घूम रहे हैं। योगी जी वो आपके 8 साल में आते हैं कि नहीं आते आपके विधायक? आप उनको सही कपड़ा कब पहनाएंगे? उनको सिला हुआ कपड़ा कब पहनाएंगे? अपने विधायकों की रक्षा नहीं कर पाने वाली सरकार, अपने खुद के लोगों के साथ न खड़े होने वाली सरकार 8 साल पे मिसाल का डंका बजा रही है। ये पूरी तरीके से फेल है, पूरी तरीके से ये आम जनता के सामने ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। और सारी बड़ी बड़ी बातें करने वाले, आज मैं तो नहीं कहना चाहूँगा कि ये मुख्यमंत्री जी 8 साल जो बेमिसाल है, 8 साल बेहाल है, और मुख्यमंत्री जी को तत्काल एक दिन भी रहने का अधिकार नहीं है। उनको इस्तीफा देकर मठ चले जाना चाहिए। कैसे लोग पालते हैं, कैसे आप सब लोग चलाते हैं, उससे उनका कोई सरोकार नहीं। तो उनको निश्चित तौर से अब उनका मठ जाने का समय, इस्तीफा देकर हम सब लोग, मैं मांग करता हूँ कि इस्तीफा देकर उनको मठ चले जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।